नमस्कार दोस्तों, और कैसे हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है दोस्तों? 12, ठीक है, 12। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है दोस्तों। एकदम डिटेल्स एकदम बता दिया जाएगा। जान लीजिए, जो उत्तर प्रदेश पुलिस, SSC GD, UPSI, जो CGL लेवल में जो अच्छे क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है दोस्तों। ये जान लीजिए, डेली 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जा रहा है। जितना प्रैक्टिस करा देंगे इससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। वो भी कौन क्वेश्चन? एकदम स्टैंडर्ड लेवल। देखिए पहला क्वेश्श्चन कितना स्टैंडर्ड लेवल है, देखिए आप लोग। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए बालक, पहला क्वेश्चन देखिए। यदि 73 कितना है 738p 6p 11 से पूर्णतया विभाजित है तो p का मान क्या होगा? UPSI 2021 पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। 2021 UPSI में पूछा गया था। एक किससे विभाजित हो? 11 से पूर्णतया विभाजित हो तो p का मान क्या होगा? अब इसमें दोस्तों पहले आपको ये पता होना चाहिए 11 विभाजितक नियम, ठीक है। 11 के विभाजितक नियम आपको पता होना चाहिए। 11 विभाजितक नियम ए है अल्टरनेट संख्या जोड़ने पर, ठीक है। अल्टरनेट संख्या जोड़ने पर कितना होना चाहिए? 11 का मल्टीपल या 11 का हो, 0 का हो, उनका अंतर आना चाहिए। जैसे बताएं, जैसे कह दिया जाए कोई नंबर रहेगा उसका अल्टरनेट जोड़ो, योग करो, ठीक है। कोई नंबर है उसका अल्टरनेट योग करो, सम और विषम कह सकते हो। सम और विषम नंबर के अल्टरनेट योग का अंतर कितना आना चाहिए? 11 का मल्टीपल या 0 आना चाहिए, ठीक है। जैसे हम उठा ले रहे नंबर, देखिएगा 7 3 8 p 6p, ठीक है बालक। अब अल्टरनेट जोड़ना है, देखिएगा 8 7 15 6 21, यहाँ कितना आ गया दोस्तों? 21 आ गया। देखिएगा 3p मतलब कह सकते हो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों? 2p और प्लस कितना 3, ठीक है बालक। बात समझ में आया? अल्टरनेट जोड़ना है, देखिएगा 8 7 15 और 6 कितना 21p, नहीं सॉरी, यहाँ 8 7 15 7 और 8 कितना 15 और 15 6 कितना हो गया 21। अल्टरनेट जोड़ना कितना? अल्टरनेट आपको जोड़ना। यहाँ देखिए 3 और कितना 3 और p मतलब कह सकते हो 2p + 3। अब इसका जो डिफरेंट होना चाहिए, इसका जो अंतर होना चाहिए 0 या 11 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0 या 11, मतलब कह सकते हो 0 या 11 का मल्टीपल कह सकते हो, ठीक है। बड़ा नंबर है 11 का मल्टीपल, तो 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों? देखिएगा 2p + 3 माइनस कितना 21 बराबर कितने के? 0 का आना चाहिए, ठीक है बालक। सही है ना? देखिएगा 2p + 3 -11 क्या ना, -11 बराबर कितने के? 0 के। अब 21 को इधर पक्षांतर कर दोगे तो कितना हो जाएगा? देखिएगा 2p + 3 बराबर कितने के? माइनस है, कितना हो जाएगा दोस्तों? प्लस हो जाएगा, कितना 11 मतलब 21 हो जाएगा। अब देखिएगा 2p बराबर कितने के? ये 3 है, इधर पक्षांतर कर दोगे 21 में से 3 घट गया, कितना हो गया दोस्तों? 18 हो जाएगा ना। अब 3 इधर प्लस में है तो इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, तो 21 में से 3 घटा कितना हो गया? 18। तो 2p बराबर 18, p बराबर कितना आ गया दोस्तों? p बराबर कितना आ गया? 9। अब p की वैल्यू अगर यहाँ 9 रखोगे, यहाँ 9 रखोगे तो ये दोस्तों 11 से पूरी तरह का हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। p बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों? डी करेक्ट है, ठीक है। ये देखिए UPSI में पूछा गया था। किसमें पूछा गया? तो UPSI में। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है एकदम तैयारी सभी से लग जाइए। वैकेंसी कभी भी लग सकती है, क्योंकि 2026 में चुनाव है ना। कब है चुनाव? नहीं, 2024 में चुनाव है ना। इसका प्रधानमंत्री सांसदी वाला 2024 में चुनाव है। तो 2024 से पहले वैकेंसी आना तय है, और आपको ज्वाइनिंग लेटर भी आपके हाथ में मिलना तय है, क्योंकि उनको दिखाना रहेगा ना कितना इतना बच्चों को हमने नौकरी दी है, जुड़ाना रहता है ना। सही है, तो आप लोग घबराइएगा मत, तैयारी करते रहिए। ये नहीं है कि जब प्यास लगेगी तब कुआं खनेगा, नहीं, पहले से ही आप तैयारी मजबूती बनाए रखिए, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद तो सभी लोग पढ़ेंगे। हाँ, वैकेंसी जब लगेगी पुलिस की तो सभी लोग पढ़ना शुरू कर देंगे एकदम जोरों शोरों में। तब तो आप पढ़ोगे जोरों शोरों में, लेकिन अभी जो पढ़ लेगा तो वही तो एक्स्ट्रा होगा। सही है कि नहीं? तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। ये भी UPSI में पूछा गया था दोस्तों। कहाँ पूछा गया था? UPSI में। देखिएगा 110 घाते 5 × 30 घाते 12 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी?
बहुत प्यारा सवाल है। 110 घाते 5 गुणे 31 घाते 12 बटा कितना है 10 घाते 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। देखिएगा बालक, हम तो डायरेक्ट लगाएंगे। देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं, जैसे हम कह दें, जैसे समझिएगा, जैसे कह दें 10 घाते 5 है, इसको हम आराम से लिख सकते हैं 2 घाते 5 गुणे कितना 5 घाते 5। ठीक है बालक, कितना 5 घाते 5। ठीक है, आराम से। अब इसको सॉल्व करोगे 5 दूना 10 घाते 5, बात एक ही हो जाएगा। बात समझ में जो है, जो देखिए एक है 110 घाते 5 है, तो इसको हम फैक्टर करके लिख सकते हैं ना। एक इसको लिख सकते हैं 11 घाते मतलब 11 गुणे 10, मतलब 11 घाते 5 गुणे 10 घाते 5। सही है ना। जैसे यहाँ देखिएगा 10 घाते 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 घाते 5 इंटू 5 घाते 5। ठीक है बालक, वैसे उसको भी हम क्या कर सकते हैं फैक्टर। क्यों फैक्टर कराएंगे पता है, फैक्टर इसलिए करा जाए कि यही 10 जो है ये कट जाए। ठीक है, देखिएगा, देखिएगा बालक, देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं। देखिएगा, इसको 110 को 11 घाते 5 इंटू कितना 10 घाते 5 इंटू कितना, अब 30 का भी फैक्टर कर देंगे, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड कहा गया। अभाज्य गुणन का मतलब हो अभाज्य संख्या हो। अब इसका फैक्टर करेंगे 30 का, मतलब 2 घाते 12 लिख सकते हैं, 2 घाते 12 इंटू कितना 3 घाते 12। ठीक है, 2 तिहाई 6 पंजे 30, मतलब 3 घाते 5 घाते 12। ठीक है बालक, क्योंकि 30 का फैक्टर करेंगे। देखिएगा 3 दूना 6 पंजे 30, मतलब 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या का है 2 है। ठीक है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या का है 2 है। सबसे छोटी सम संख्या का है दोस्तों 2 है। अभाज्य संख्या की परिभाषा ये होता है, वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से ना विभाजित हो, वो का है दोस्तों अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कितने संख्याओं से डिवाइड होती है, 2 संख्याओं से डिवाइड होती है। और एक का है वो प्राकृतिक संख्या है। देखिएगा, एक जो है ना, एक का है प्राकृतिक संख्या, एक अभाज्य संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो है सिर्फ स्वयं से डिवाइड होगी, एक से डिवाइड होगी। और अभाज्य संख्या कंडीशन ये रहता है स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से ना डिवाइड हो, इसीलिए अभाज्य संख्या एक नहीं है। ठीक है बालक, चलिए अब बात समझिए। अब कुलिक बटा कितना हो जाएगा बालक, कितना हो जाएगा 10 घाते 5, कितना 10 घाते 5। अब 10 घाते 5, ये 10 घाते 5, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल हो गया, तो बचा का आपका देखिएगा ये अभाज्य गुणनखंड है। देखिएगा आप 2-3 तरीका होता है, इसका कई आंसर होते हैं। एक आंसर ये होता है या तो 11, 2, 3, 5 का योग कर देते हैं, वो भी आंसर होता है। ठीक है, इसमें देखिए अभाज्य गुणनखंड, इसमें कहा गया अभाज्य गुणनखंड, मतलब 11 कितना बार है 5 बार है। 11 का दोस्तों अभाज्य है, 11 कितना बार है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखिएगा अभाज्य ना का लिखें, देखिएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाए, देखिएगा 5 प्लस यहाँ 2 के गुणा कितना बार हुए 12 बार, 12 प्लस 3 का गुणा कितना बार हुए 12 बार, फिर 12 प्लस 5 का गुणा कितना बार हुए 12 बार, 12 प्लस 12 24 36 5 41। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 41, 41। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप लोग अगर आप प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस कोई भी सब्जेक्ट हो, आप अगर उसको बार बार पढ़ रहे हो आपको जरूर आएगी। ये नहीं है पढ़ने का मतलब ये ना है वो रट ले ही। हाँ, कितना लोग बिना रटे आगे नहीं बढ़ते, बेवकूफ़ होते हैं। आपको करना क्या है, पढ़ते चलिए। आपको आ रहा कि नहीं यार उससे नहीं मतलब, एक बार पढ़ोगे, 2 बार 3 बार, हर तीसरे चौथे अगर वही चीज़ पढ़ोगे आप, आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। और आप अगर पूरा पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, आप पूरे उत्तर प्रदेश में, आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आएगी, आप टॉप नहीं करोगे लेकिन आपकी नौकरी लग जाएगी, इतनी हमारी गारंटी। कब, जब बार बार वही आप रिविजन करोगे तब। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बालक, क्वेश्चन नंबर 3, 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के योग का गुणनफल ज्ञात करें। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 पूछा गया था, ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए थे। एकदम उत्तर प्रदेश पुलिस 2018-19 जो पेपर हुआ था उसी का सवाल है। देखिएगा कैसे कैसे सवाल बनते हैं, तो इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है ना। हम लोग देखिए कल ज़्यादा हम प्रैक्टिस कराएंगे तो हमारा कैलकुलेशन बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो अब बात समझिएगा, 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या। ठीक है, 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या। ठीक है, 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और
और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब 6 से विभाजित सबसे छोटी संख्या, तो अब समझिएगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का हो जाएगा 1000। पहले छोटी बड़ी संख्या का आप लोग ये जान लीजिए, नहीं पता होगा जान लीजिए। अगर कह दिया जाए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 बार क्या करना है, 9 लिख देना है। अगर कह दिया जाए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 बार 9 लिख देना। अगर कह दीजिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 बार 9 लिख देना है। अगर कह दिया जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहा जाए, 3 बार 9 लिख देना। अगर कह दीजिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 बार 9 लिख देना है ना। जितना अंक सबसे बड़ी संख्या कहा जाए उतना बार 9 लिख देना है। लेकिन छोटी अंकों की संख्या कहा जाए, जैसे 4 अंकों की छोटी संख्या 1 लिख के 3 बार 0 से कह दिया जाए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिख के 4 बार 0। मतलब जितना बार छोटी अंक संख्या कहा जाए उसमें 1 लिख के उससे 1 कम 0 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा, अब देखिएगा बालक, अगर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या किससे डिवाइड हो, 6 से डिवाइड हो। अब हम बात करेंगे, हम तो डायरेक्ट ही चेक करेंगे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का होगा 1000 का 1000 6 से डिवाइड है, नहीं डिवाइड है। 1001 6 से डिवाइड है, ये भी नहीं डिवाइड है। 1002 6 से डिवाइड है, ये भी नहीं डिवाइड है। ऐसे ही चेक करेंगे ना। अब 6 से विभाजित तक नियम का है, ये नंबर सिस्टम आपको जानना पड़ेगा। 6 से विभाजित तक नियम का है, जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड है वो 6 से डिवाइड रहेगा। 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिएगा, ई का 2 से डिवाइड है, 3 से थोड़ी डिवाइड है। ठीक है, 3 से डिवाइड है, का है डिवाइड। चेक कर लिया जाए, हाँ चेक कर लिया जाए। ये डिवाइड है, सॉरी, हाँ देखिएगा 1 और 2 3 से डिवाइड है और 2 से डिवाइड है, ये डिवाइड होगा। देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। 6 विभाजित तक नियम यही है, जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड है तो वह संख्या किससे डिवाइड होगी, 6 से डिवाइड होगी। अब 2 के विभाजित तक नियम का है, अंतिम इकाई अंक 2 से विभाजित है तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। और 3 का विभाजित तक नियम क्या है, अंकों का योगफल अगर 3 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो अंकों की योगफल 1 और 2 3, तो 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या किससे 3 से कटेगी। अब 6 से हम चेक करा लें, हाँ 6 से चेक करा लें। देखिएगा 6 का नाम 6, 4 बच गया, कितना हो गया 40, 6 36, फिर 4 बच गया, फिर 6 36, 4 बच गया, 7 6 42। ठीक है, सही है ना। अब ये हो गया पहला। और दूसरा का पूछा गया है 11 से विभाजित 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 11 से विभाजित 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5 अंकों। 11 से डिवाइड है, नहीं डिवाइड। 11 से डायरेक्ट डिवाइड होगा, जो 11 का मल्टीपल होगा, तो हम कह सकते हैं, देखिए 1 1 1 2 3 1 2 3 4 5, यही डिवाइड होगा और कोई नहीं डिवाइड होगा। समझ में आया। अब कहा गया अंकों का योगफल का गुणनफल। अब इसका योगफल निकालोगे, इसका योगफल निकालोगे। देखिएगा 1 0 0 0 2 कितना निकल के आएगा, बोलो इसका योग कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। नहीं समझ में, इसका योग देखिएगा 1 0 0 0 2 जोड़ोगे 3 आएगा। अब इसका योग 1 2 0 0 0 कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 ही आएगा। अब इसका गुणनफल हमें बताना है, गुणनफल। तो गुणनफल कितना, 3 गुणे 2, 3 दूना कितना आ जाएगा दोस्तों, 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए। जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, और यहाँ हमारी सॉल्वर टीम बैठी रहती है, तुरंत सॉल्व करके बताएंगे, नहीं तो हम तो ही हैं। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक लंब वृत्तीय सम की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर हो तो सम का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पहले बताइए, पाई आर एल होता है। और पाई आर एल होता है ना, इसमें यल का वैल्यू दिया ही नहीं है कहीं पे। तो पहले हम यल का वैल्यू निकालेंगे। यल का वैल्यू मतलब का तिर्यक ऊंचाई जिसे कहा जाता है ना, तिर्यक ऊंचाई। तो यल बराबर का हो जाएगा, देखिएगा यल बराबर फार्मूला होता है, यल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस कितना आर स्क्वायर, एल बराबर होता है। तो एल बराबर हो जाएगा बालक अंडर रूट कितना 28 का स्क्वायर, 28 स्क्वायर प्लस, देखिएगा अगर व्यास आपका, व्यास देखिए 42 है तो त्रिज्या बालक कितना हो जाएगा, देखिएगा अगर व्यास 42 है त्रिज्या कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 21। इस बात से सहमत हो कि नहीं, अगर व्यास 42 है त्रिज्या कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बालक यहाँ 21 के स्क्वायर, 21 के स्क्वायर। समझ में आया। अब देखिएगा ये हो जाएगा अंडर रूट 28 का स्क्वायर 784 होता है और 21 का स्क्वायर 441 होता है।
अब इसको जोड़ दोगे बालक, 4 1 5 और 8 4 12 2 और 7 4 11 1 12, तो 1225 मतलब यहाँ से क्या निकल के आ गया दोस्तों 35। यल बराबर आपका कहा गया 35। अगर सिर्फ आपसे ये पूछा जाता इसकी तिर्यक ऊंचाई बताइए, यल वैल्यू बताइए, तो आपका 35 आंसर होता, 35 क्लियर था आंसर। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया है, शंकु का वक्री पृष्ठ पूछा गया। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, या कह सकते हो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर यल। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बालक, पाई आर यल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर यल। तो देखिएगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर यल होता है। तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है, अगर व्यास कितना 42, आर का वैल्यू कितना होगा 21, उसका आधा होता है 21 इंटू यल का वैल्यू आप निकाल दिए हो कितना 35। ठीक है, अब कटा दीजिए, तो 7 का नम 7 और 7 बचे 35 है, 21 होगा। ठीक है, ठीक है बालक, सही है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात समझिएगा, 22/7 इंटू कितना 21 गुणे 35। ठीक है बालक, 21 गुणे 35। अब इसका गुणा कराओगे, देखिए अगर इसका गुणा कराना है, इसका गुणा कराओगे 5 करना 5 5 दूना 10, यूनिट डिजिट का होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो ये वाला तो होगा नहीं, हाँ ये वाला होगा नहीं। अब देखिएगा इसका गुणा करा दोगे दोस्तों, तो पूरा देखिएगा इसका गुणा करा दोगे, 21 21 में 441, 441 में देखिएगा गुणा 21 21 में 441, 441 में एक कितना जोड़ देना है और 21, और एक बार और गुणा कराओगे 21 और जोड़ दोगे कितना आ गया 2, और ये कितना आ जाएगा 21 और जोड़ दोगे 2 6 और कितना 4, मतलब हो गया कितना कि कितना हो जाएगा 462 और गुणे कितना 5 5 दूना 10। ठीक है, 5 दूना 10, हाथ से लगा कितना 1 6 5 30 1 31, 10 किस में है, क्या अंक, हाँ इसमें है। ठीक है, यहाँ देखिए 10 यही आ रहा है ना, तो 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका गुणा करा दोगे दोस्तों, इसका गुणा करा दोगे कितना देखिएगा 462 गुणे 5, तो 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बालक, ठीक है, गुणा कराना ये सब कैसे आगे, इसमें कोई सिखाएगा नहीं कैसे गुणा कराना। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जैसे आप वीडियो देखें हम कैसे गुणा कराएं, ऐसे और टीचर दो किसी को देखो कैसे गुणा कराएं, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ऐसे हमें भी कराना है। ठीक है, अगर यहाँ देखिए 5 करना 5 5 दूना 10, अगर यहाँ कोई यूनिट डिजिट 0 नहीं होता, जिसका यूनिट डिजिट 0 होता वही हमारा आंसर हो जाता। ठीक है बालक, तो ऐसे चेक करके आपको जल्द से जल्द आंसर देना है। परीक्षा में ये होता है, आपको आ रहा है, आपको जो सवाल है, जो क्वेश्चन है आपको आ रहा है, ये तो माने रखता ही है आपको आ रहा है, लेकिन वो सवाल कितना जल्दी आ रहा है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब 100 सवाल में अगर आपको 80 सवाल, जो 80 सवाल एक मॉडरेट बनते हैं, अगर चाहो तो 80 सवाल आप करके चले आओ, वही 80 सवाल एकदम फास्ट एकदम तेजी से आप करके चले, बस आपको सिलेक्शन श्योर हो गया। 20 चक्कर मत पड़िए। आप 5 क्वेश्चन लापता पूछते हैं, मंगल ग्रह से आते हैं क्वेश्चन, वो आने के बाद तब टीचर उसको जो है 1 घंटा पीछे मेहनत करके आते हैं, तब उसको चुटकियों में बताते हैं। ये नहीं बताते कि हम पीछे 1 घंटा मेहनत करके आए हैं तब बता रहे हैं 1-2 घंटा। ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा मत, जो 5-6 क्वेश्चन हो तो उसके चक्कर मत पड़िए। अगर चाहोगे तो 80 क्वेश्चन करके आ जाओ, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन में 80 की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5 देखिए बालक, एक ट्रेन 3 सही 1/2 घंटे की चाल 3 सही 1/2 घंटे के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से यात्रा करती है, और फिर 2 सही 1/2 घंटे के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है, तो तब ट्रेन की 6 घंटों में कितनी दूरी तय करेगी। तब ट्रेन 6 घंटों में कितनी दूरी तय करेंगे। है 6 घंटा कहीं भी ना दिया है, पता है बहकाने के लिए। हाँ, तब ट्रेन 6 घंटों में कितना दूरी तय करेगी। अब देखिए 3 सही 1/2 2 सही 1/2 जोड़ दोगे पूरा 6 घंटा आ जाएगा। सही है, ये देखिएगा 3 सही 1/2 3.5 घंटा हो गया, और 2 सही 1/2 कितना 2.5 घंटा हो गया। जोड़ दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 6 घंटा हो जाएगा। 3.5 घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन चली है, 2.5 घंटा कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है। तो बताइए कुल कितना दूरी तय करेंगे। दूरी बराबर क्या होता है,
दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, यस इंटू टी होता है। ठीक है बालक, इससे सहमत हो, यस इंटू टी होता है। अब बात समझिएगा, 40 किलोमीटर स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर है, और समय कितना देखिएगा, 3 दूना 6 1 7, 7/2 प्लस, ठीक है। और इसका देखिए चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना देखिएगा, 2 दूना 4 1 5, 5/2। सहमत हो इस बात से। अब इसको कटा दोगे कितना आ गया, 20। अब इसको कटा दो दोस्तों, कितना आ गया, 30। ठीक है, 7 दूना 14, 140 प्लस, और 5 3 15, 150। ठीक है, अब जोड़ दोगे कितना, 0 5 4 9 2, कितना 290 किलोमीटर ना, 290 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, 290 किलोमीटर। ठीक है बालक, 290 किलोमीटर। तो वह 6 घंटों में कुल कितना दूरी तय करेगी, 6 घंटों में कुल यात्रा मतलब कितना दूरी तय करेगी, तो 290 किलोमीटर। ये 6 घंटा का है, ये देखिए 3.5 घंटा और ये 2.5 घंटा जोड़ोगे, दोनों मिला के कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 घंटे हो जाएंगे। सहमत हो। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, एक पेंटिंग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। एक पेंटिंग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। पेंटिंग के चारों ओर 1 सेंटीमीटर चौड़ा बॉर्डर बनाया जाता है, तो बॉर्डर का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या है बोलो। SSC GD 2019-2021 पूछा गया था। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अब क्या हो गया ना, आप SSC CGL UGL की एग्जाम दोगे, प्री दोगे, मेंस की बात नहीं करें, मेंस थोड़ा हाई लेवल पूछेगा, लेकिन प्री में दोगे ना, प्री में क्या रहेगा कि सवाल वाल बड़ा हल्का डाल दे रहे हैं ना, SSC GD में बल्कि टफ सवाल डाल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो तैयारी होती है बस एक ही होती है, तैयारी होती है जो होती है CGL लेवल की तैयारी होती है। अगर आप CGL लेवल तैयारी कर लिए, वनडे लेवल का कोई भी एग्जाम दो, सब उसी का अंतर्गत, मतलब उसी का अंतर्गत आएंगे। ठीक है बालक, तो उसमें कहा है ना, CGL लेवल तैयारी में आपका हर सब्जेक्ट वो इतना मजबूत हो जाता है, तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस UPSI कोई भी एग्जाम दोगे आप क्रैक कर लोगे। ठीक है, और सोच रखो, बड़ी रखो, जिंदगी एक ही मिली है। ठीक है, दो ये लोग पहचानते हैं, या तो एकदम इंपॉर्टेंट कपड़ा पहनो रहे, या तो विदाउट कपड़े रहो, दो ये लोग देखेंगे। और मध्यम रहोगे कोई नहीं देखेगा, मध्यम मार्ग में। चलिए देखिए, अब क्या करना है, एक पेंटिंग की लंबाई और चौड़ाई, बात समझिएगा। चलिए हम मान ले रहे हैं, देखिएगा ये पेंटिंग हो गया, ये पेंटिंग हो गया, इसकी लंबाई कितना है 15 मीटर और चौड़ाई कितना है बालक 10 मीटर। ठीक है, चौड़ाई कितना 10 मीटर। अब क्या कहा गया है, पेंटिंग के चारों ओर 1 सेंटीमीटर चौड़ा बॉर्डर बनाया गया, 1 सेंटीमीटर। चलिए देखिए, 1 सेंटीमीटर चौड़ा बॉर्डर बना दिया गया है, ऐसे 1 सेंटीमीटर चौड़ा बॉर्डर बना दिया गया। बात समझ में आया, 1 सेंटीमीटर चौड़ा तो मतलब एकड़, इसकी जो लंबाई है, जो इसकी लंबाई है यहां तक ऐसे ऐसे 1 सेंटीमीटर आगे है, यहां तक ये भी देखिए, ये भी 1 सेंटीमीटर आगे है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है ना। यहां तक समझ में आया। अब बात समझिएगा, अगर हम कहें ये पूरा लंबाई यहां से लेके यहां तक 15 सेंटीमीटर है, यहां से लेके यहां तक ये कितना है 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। जब 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर इधर बढ़ गया, ये टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 17 सेंटीमीटर। समझ में आया, 17 सेंटीमीटर। जब ये पूरा बढ़ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई, यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई, टोटल हो गया 17 सेंटीमीटर। अब चौड़ाई देखिए, ए से लेके यहाँ तक कितना था 10 सेंटीमीटर, कितना था 10 सेंटीमीटर। जब ना, बात समझिएगा, जब 10 सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर ये बढ़ गया, 1 सेंटीमीटर यहाँ बढ़ गया, 10 2 12 सेंटीमीटर हो गया, कितना 12 सेंटीमीटर हो गया। इस बात से सहमत हो आप लोग। ठीक है, बात समझिएगा, ई लंबाइया यहाँ से लेके देखिएगा, ई लंबाई देखिएगा, ई लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक, ई लंबाई कितना था 15 सेंटीमीटर, ई कितना था 10 सेंटीमीटर। अब जब वृद्धि हो गई यहाँ से यहाँ तक ऐसे पूरा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 15 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ये वृद्धि हुई, 1 सेंटीमीटर यहाँ वृद्धि हो गई, तो 15 1 16 1 17, 17 हो गया। ये कितना 10, तो 1 सेंटीमीटर बालक इधर वृद्धि हो गई, 1 सेंटीमीटर इधर वृद्धि हो गई, तो कितना 10 तो 12 हो गया। अब बात समझिएगा, हमें बॉर्डर बनाया गया, तो बॉर्डर का क्षेत्रफल बताना है। अगर ई लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक, ई लंबाई और ये लंबाई, ई वाली जो पूरा लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई के अगर हम क्षेत्रफल निकाले, ये इसकी लंबाई पूरे क्षेत्रफल निकाले, तो 17 × 12 हो जाएगा।
लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन अब इसमें से इसको घटा दिया जाए, माइनस कितना 15 गुणे अगर 10 हम घटा देंगे बालक, यही सब क्षेत्रफल निकल का आएगा ना, ठीक है, यही निकल का आएगा ना बालक, यही सब क्षेत्रफल निकल का आएगा, यही सब निकल का आएगा, ठीक है, यही तो क्षेत्रफल निकल का आएगा, सही है। इसको क्या कर दिया जाए बालक, घटा दिया जाए। अब देखिएगा, अब गुणा करा दो, 17 गुणे 12, तो 12 सतह 12 से 84 4 हासिल लगा 8, 12 का नम 12 8 20, कितना 204 माइनस कितना 150, ठीक है। अब घटा दोगे कितना आ जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा, किसका, बॉर्डर का क्षेत्रफल, कितना 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बालक। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। ऐसे सवाल बनेंगे, अब आप लोग घबराइएगा मत, लगे रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, कितनी राशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 8 रुपये होगा, 8 रुपये होगा। अब आपको एसआई बराबर पता होगा, फार्मूला पता है कि नहीं आप लोगों को, बोलो बालक, फार्मूला पता है कि नहीं, एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है PRT बटा 100, एक क्या होता है दोस्तों, एसआई बराबर होता PRT बटा 100 होता है। अब अगर बात किया जाए एसआई बराबर, देखिए एसआई बराबर PRT बटा 100 होता है, तो हमसे क्या पूछा गया है, तो एसआई बराबर PRT बटा 100 होता ना, कितनी धनराशि P बराबर पूछा गया, P बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो P बराबर हो जाएगा बालक, P बराबर एसआई गुणे 100 बटा R इंटू T, एक क्या होता है दोस्तों, एसआई बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एसआई बराबर होता है। अब देखिएगा, अब एसआई बराबर होता है ये P बराबर, अब P बराबर मूलधन बराबर क्या होता है, एसआई गुणे 100 बटा R इंटू T। हमसे मूलधन पूछा गया है, तो एसआई वैल्यू कितना है, देखिएगा ब्याज कितना R है, ब्याज कितना R है, गुणे कितना 100, और बटा कितना बालक, और बटा कितना R इंटू T, R का वैल्यू कितना है, रेटव कितना है R है, और T कितना है बालक 2 वर्ष, समय कितना दिया गया, 2 वर्ष दिया गया। अब दे R 60 का हो जाए, कैंसिल हो जाए, अब इसमें भाग दे दिए, कितना आ गया दोस्तों 50 रुपये, ब्याज कितना होगा 50 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी का है, करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, x% की दर से 4000 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12% और प्रति वर्ष के दर से 5000 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, तो यक्स का मान क्या होगा, ठीक है बालक, तो यक्स का मान क्या होगा, तो बताइए, तो यक्स का मान क्या होगा, बोलो, तो यक्स का मान क्या होगा। देखिएगा, x% की दर से 4000 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर का हो PRT बटा 100, P की वैल्यू कितना है 4000 गुणे कितना R इंटू कितना 3 और कुलिक बटा कितना 100, ये बराबर है, साधारण ब्याज बराबर है कितने के 5000 कितना 12% इंटू कितना 2 वर्ष और कुलिक बटा कितना 100। सहमत हो बालक, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इतना, ठीक है। कहाँ है कि इसका PRT बटा 100, इसका साधारण ब्याज दोनों का है बराबर है, तो देखा PRT बटा 100 का होगा बालक बराबर होगा 100 निपट गया, 2 0 3 0 3 0 है ना, 3 0 3 0 से कैंसिल हो गया, 4 3 12 निपट गया, 5 दूना 10, तो R बराबर कितना आ गया बालक 10%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। बोलो, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक बैंक में 5% की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। एक व्यक्ति ने 1600 रुपये 1 जनवरी और इतना ही रकम 1 जुलाई को जमा करता है, तो बताइए कि वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज बैंक द्वारा दिया जाएगा। इसका कहने का तात्पर्य है, एक व्यक्ति था
5% वार्षिक है, क्या है 5% वार्षिक है, लेकिन वो का जमा करा है, अर्धवार्षिक जमा किया गया है। वो का जमा किया गया है, अर्धवार्षिक जमा किया। अर्धवार्षिक मतलब अगर वार्षिक 5% है तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा, 2.5% होगा। अर्धवार्षिक कितना होगा बालक, 2.5% होगा। लेकिन कहानी ये है, एक बार वो 6 महीने के लिए जमा किया है, उतना ही ब्याज से, उतना ही देखिए 1600 रुपये 2.5% से 6 महीने के लिए जमा किया गया है। और एक बार कितना जमा कर दिया, 1 वर्ष के लिए जमा किया गया, लेकिन अर्धवार्षिक जमा किया, अर्धवार्षिक रेट लगा के। तो दोनों का आपको क्या बताना है, ब्याज बताना है। तो अब देखिएगा इसमें जो 5% है, देखिएगा अगर वार्षिक दर देखा जाए, वार्षिक दर देखा जाए तो कितना है 5%, अर्धवार्षिक देखा जाए तो आधा हो जाएगा, 2.5% हो जाएगा। अब 2.5% फ्रैक्शन मान होता 1/40। हाँ, 2.5% फ्रैक्शन मान कितना होगा, 1/40 होगा। अब आप लोग सुने होंगे, देखिएगा P और A सही है, E हमेशा का होता है, A हमेशा P होता है, E का होता है CI होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब देखिएगा E 40 है तो SI कितना हो जाएगा, CI कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन मिश्रधन कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का कहा गया है, देता है 16 ना, कितना है, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक व्यक्ति 1600 रुपये 1 जनवरी और इतना ही रकम 1 जुलाई से जमा करता है। तो बताइए कि वर्ष के अंत में कितना, 1 जनवरी से जमा किया है 1600 रुपये, तो अर्धवार्षिक देना 1 वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होगा, और इतना ही रकम 1 जुलाई से जमा कर दिया। 1 जुलाई से मतलब कहा सिर्फ 6 महीने के लिए जमा किया गया। तो पहले हम सालाना निकाल लें, तो मान लीजिए एक मतलब 6 महीना के, फिर 6 महीने, 1 वर्ष में 2 6 महीना होता, तो 40 ये कितना 41 हो जाएगा, ये कितना 41, सही है। पहले 6 महीना के लिए 40, पीक वैल्यू कितना 40 होगा, दूसरे मिश्रधन कितना होगा 41, फिर दूसरे 6 महीने के लिए 40 होगा, मिश्रधन कितना होगा 41 होगा। ये कितना हो गया, देखिएगा 4 चौका 16, ये कितना 1681 हो गया। एक का हो गया मूलधन, एक का हो गया मिश्रधन, एक का हो गया यूनिट इतना यूनिट, इसका डिफरेंट कितना हो गया बालक 81 हो गया। अब बात समझिएगा, जो आपका मूलधन कितना है 1600 है, मूलधन कितना है 1600, तो इसमें किससे गुणा कराना पड़ा, 1 से, इसमें भी 1 से गुणा करा लो, कितना आ गया 81 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 81, ये आपका ब्याज हो गया। और दूसरा का हो जाएगा, दूसरा भी ऐसे निकाल लो, का हो जाएगा, देखिएगा P और A कितना 40 1 41, बस 6 महीने के लिए निकालना है। ठीक है, एक बार 1 साल के लिए निकाल लेना है 6 महीने करके, एक बार सिर्फ 6 महीने के लिए निकालना है, यही क्वेश्चन कहने का तात्पर्य है। इसका ब्याज कितना आ गया 81 रुपये, अब इसका ब्याज कितना आएगा। ठीक है, अब इसमें किसने 1600 है, अब इसमें किससे गुणा कराओगे 40 से गुणा कराओगे तब 1600 आएगा, तो 40 से अब इसका डिफरेंट कितना आ गया, एक यही का है आपका CI है, चक्रवृद्धि ब्याज का, ये जो 81 है ये का है बालक, चक्रवृद्धि ब्याज है आपका। ठीक है, ये 1600 देखिए 1600 यूनिट का है मूलधन है, और 1681 यूनिट का है मिश्रधन है, तो इसका 81 जो है ये का है CI है, ब्याज है। तो इसमें से 1 से गुणा कराओगे 1600 मूलधन बराबर हो जाएगा, इसमें किससे 1 से गुणा करा दो कितना आ गया 8100 आ गया। अब देखिएगा ये 40 का है मूलधन है, 41 का है मिश्रधन है, अब इसका डिफरेंट कितना, एक ये का है CI है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इसमें 40 से गुणा कराओगे तब 1600 आएगा, तो इसमें भी 40 से आप गुणा कराओगे कितना आ गया बालक 40 आ गया। तो कुल ब्याज, कुल CI कितना हो जाएगा बालक, देखिएगा 81 और प्लस कितना 40, तो कितना 21 मतलब 121 ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, 121 ब्याज आएगा। ठीक है, इसमें कोई दम नहीं था, हम तो आप समझाने के लिए ऐसे कर दिए हैं, चाहते हैं तो हम यही समझा देते हैं, एक ही मतलब इसी में समझा दिया जाता। लेकिन का है ना कि थोड़ा हमें समझाना पड़ रहा है, चाहते थे इसी में समझा देते, एक ही मतलब यही A और P, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं रहती। ठीक है बालक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यदि 6 समान मशीनें एक निश्चित चाल से 1 मिनट में 270 बोतलें बनाती हैं, तो इसी चाल से ऐसे ही 10 मशीनें 4 मिनट में कितनी बोतलें बनाएंगी। ठीक है बालक, बात समझिएगा। एक फार्मूला आप लोग सुने होंगे, बहुत प्यारा है, M1 D1 बटा
W1 बराबर M2 D2 बटा W2। ठीक है बालक, अब बात समझिएगा, देखिएगा 10 मतलब 6 समान मशीनें एक निश्चित, जो 6 समान मशीनें एक निश्चित चाल से 1 मिनट में 270 बोतलें बनाती हैं, तो इसी चाल से ऐसे ही 10 मशीनें 4 मिनट में कितना बोतलें बनाएंगी। तो देखिएगा M1 मतलब कितना, 6 मशीन मतलब आदमी मशीन, बात एक ही हो गया। और D1 मतलब समय कितना लेते हैं 1 मिनट, और कितना बोतल बनाते हैं 270। अब देखिएगा 10 मशीनें मतलब 10 आदमी, और D1 मतलब समय कितना 4 मिनट, और कितना बोतल बनाएंगे मान लेते हैं W2। ठीक है W2। अब देखिएगा बालक, अब ऐसे तिक्का गुड़ा हो जाएगा, कटा दीजिए इसको, ऐसे कटा दें। देखिएगा 6 का नम 6, इसको कटा दीजिए, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। हाँ सही है ना, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30 हो गया। अब 45 चौका 90 180, 45 चौका 180, 10 गुणा करा दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 1800। 1800 बोतल बनाएंगे, है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, तिक्का गुणा करा दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 1800 बोतल बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए एक अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि 36 मीटर है, उस अर्धवृत्त पथ का क्षेत्रफल बताइए। बहुत प्यारा सवाल है। एक अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि 36 मीटर है। पहले परिधि, अर्धवृत्त का परिधि कितना होता है ये जानना पड़ेगा। अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है पहले ये जानना पड़ेगा। देखिएगा अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि होता, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में यही निकल कर आता है, R कोष्टक में पाई प्लस 2। ठीक है, R कोष्टक में पाई प्लस 2। अब बात समझिएगा, R की वैल्यू देखिएगा, अर्धवृत्त का परिधि बराबर कितना 36, R कोष्टक में 22/7 प्लस 2 बराबर कितने के 36 के, सही है बालक 36 के, ये कितना हो जाएगा R गुड़े 7 दूना 14 और 22 कितना 36 बटा कितना 7 बराबर कितने 36 के, 36 कैंसिल हो गया, तो R बराबर कितना आ गया 7 के। अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा होता त्रिज्यक वैल्यू बताइए, 7 आपका आंसर था, लेकिन हमसे क्या पूछ लिया गया है, हमसे पूछ गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया। यहाँ लगा दें, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, देखिएगा अर्धवृत्त का, अगर हम पूछे वृत्त का क्षेत्रफल कहोगे पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2। ठीक है, देखिएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटा कितना 2। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बटा 2। अगर वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाता तो पाई आर स्क्वायर हो जाता, लेकिन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 2। अब बात समझिएगा, देखिएगा बालक, देखिए 22/7 इंटू कितना 7 का स्क्वायर, 7 गुणे 7 और बटा कितना बालक 2 है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 का नम 2, 11 दूना 22, 11 सते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है ना, 11 से 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 11 से 77 सेंटीमीटर नहीं मीटर है बालक, मीटर है। देखिएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सही है। जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग कमेंट करिएगा और देखते रहिए, स्क्रीनशॉट मारते रहिए, नए से नोट्स बनाते चलिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 900 रुपये की साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1260 रुपये हो जाता है। यह साधारण ब्याज की दर 2% कम हो तो 4 वर्षों में यह धनराशि कितनी हो जाएगी। बात समझिएगा, अब ये तो चक्रवृद्धि ब्याज है नहीं, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज तो है नहीं कि ब्याज का ब्याज जुड़ेगा इसमें, क्या करना है ना, तो क्या करना, देखिए 900 रुपये के, जो 900 रुपये की साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में दोस्तों ये कितना हो जा रहा है, 4 वर्षों में यहाँ हो जा रहा है कितना 1260 रुपये। लेकिन
लेकिन यह साधारण ब्याज की दर 2% कम कर दिया जाए, कितना 2% कम कर दिया जाए तो 4 वर्षों में यह धनराशि कितना हो जाएगा। अब देखिएगा 900 रुपये पहले 2% निकाल लीजिए, 900 रुपये कितना 2% कितना 4 वर्ष और बटा कितना 100, 2020 से कट गया, 4 दूनी 8 9 72, कितना कम होगा दोस्तों 72 रुपये कम होगा। अगर आपसे ये पूछा जाता कितने रुपए कम होगा, 72 रुपये कम होगा। तो अब नया मिश्र धन क्या हो जाएगा, नया मिश्र धन कितना हो जाएगा, 1260 में 72 घटा दीजिए, कितना 1188 रुपये, यही क्या हो जाएगा आपका नया मिश्र धन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है, यही क्या हो जाएगा नया मिश्र धन हो जाएगा। डाउट है क्या किसी को, डाउट नहीं होना चाहिए। देखिएगा 900 रुपये का साधारण ब्याज 4 वर्षों में 1260 रुपये हो जा रहा है, यह 2% कम कर दिया जाए तो 9%, अब चक्रवृद्धि ब्याज तो है नहीं, उसमें ब्याजवा भी जुड़ जाएगा, तो 900 रुपये का 2%, 900 रुपये का 2% 4 वर्ष निकालो 72 रुपये कम होगा। तो यही नया मिश्र धन कितना 1260 रुपये मिलने के बजाय 72 रुपये कम मिलेगा, कितना मिलेगी 1188 मिलेगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, होमवर्क। देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल। और क्वेश्चन देख लीजिए, BL सर जी कहने क्वेश्चन नहीं दिखा रहे, हो गया तो देख लीजिए, कमेंट जरूर करिए, अगर कमेंट नहीं करोगे तो चलिए ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।